हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल अपने मायके अपनी नंद वैशाली के साथ आती है और शीतल वैशाली को देखकर शीतल की भाभी निशा खुशी से बोलती है, अरे दीदी आप कैसे हैं आप दोनों? मैं तो ठीक हूँ भाभी। और हाँ, मैं अपनी ननद के साथ कमरे में जा रही हूँ। आप हमारा चाय नाश्ता वहीं ले आना। ठीक है दीदी। आओ वैशाली, आज तुम पहली बार मेरे मायके आई हो ना, तो मैं अच्छे से अपना पूरा घर घुमाती हूँ और सब कुछ दिखाती हूँ। हाँ भाभी ठीक है। शीतल अपनी ननद को पूरे घर में यहाँ वहाँ घुमाती है। तभी निशा उन दोनों के लिए शरबत लेकर आती है और दोनों को देते हुए बोलती है, ये लो वैशाली शरबत, और दीदी ये आपके लिए। दोनों शरबत पीती हैं। तभी शीतल शरबत को पीने के बाद अजीब सा मुंह बनाकर निशा से बोलती है, अरे भाभी क्या है ये? आपको अभी तक शरबत बनाना नहीं आया? कितना मीठा है इसमें, पीते ही मेरे तो होंठ ही चिपक गए। आपकी आदत कभी जाएगी नहीं काम बिगाड़ने वाली। वो दीदी फिर से बना दूं कुछ? अरे आप तो रहने ही दो, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। सोचा था कि माँ के जाने के बाद मायके में आऊंगी तो अच्छे से स्वागत होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी स्वागत नहीं हुआ मेरा। अरे दीदी मैं कुछ और बना देती हूँ ना। बनाना है तो कुछ चटपटा सा बना देना, क्योंकि मेरे मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो गया है। दीदी पकोड़े बना दूं? पकोड़े? वो तो बहुत ऑयली होते हैं। खैर छोड़ो, आप बना दो, हम दोनों वही खा लेंगे। अगर मेरी ना सही, कम से कम मेरी ननद के सामने तो इज्जत कर लो। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। निशा रसोई में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। तभी वैशाली अपनी भाभी यानी शीतल से बोलती है, भाभी वैसे बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? ननद से ज्यादा दोस्त हो तुम मेरी। शरबत तो अच्छा बना था, पर आप अपनी भाभी पर खामखा गुस्सा कर रही थी। ओफो वैशाली, तुम कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो? अरे भाभी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी माँ का प्यार थोड़ी ना दे सकती है। ननद को हमेशा अपनी ठाट बाट में रहना चाहिए, वरना भाभी ना सर पर चढ़ जाती है। अच्छा जी। खैर हमारी बात तो अलग है ना। तभी वहाँ निशा आती है पकोड़े लेकर और दोनों को पकोड़े देते हुए बोलती है, दीदी ये लो गर्मा गर्म पकोड़े। लाओ लाओ, शुक्र है भाभी इसी जन्म में ले आई। मुझे तो लगा था कि अगले साल बना कर लेकर आओगी आप पकोड़े, तब खाएंगे हम। अरे दीदी वो गैस खत्म हो गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्या भाभी, आज के दिन ही आपके रसोई का गैस खत्म होना था? मतलब घर का जरा भी ध्यान नहीं रखती हो आप। माफ करना दीदी, अब आप पकोड़े खाओ। शीतल पकोड़े उठाती है और खाकर बोलती है, ओफो भाभी, ये कैसे कच्चे से पकोड़े बनाकर लाई हो? अरे जरा से करारे तो कर देती। हे भगवान, मेरे भैया की तो किस्मत ही खराब है जो आप जैसी बीवी मिली, और उससे ज्यादा तो मेरी खराब है जिसको माँ के जाने के बाद ऐसी कामचोर भाभी मिली है जो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अरे कितने अरमानों के साथ लड़कियाँ अपने मायके में आती हैं कि सुख शांति से बैठकर दो टूक खा लेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो कच्चा पक्का राशन मिल रहा है। दीदी मैं दोबारा सेक देती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और हाँ, इस बार अच्छे से सेक कर लाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी ननद भी है। माफ करना, पता नहीं क्या हो रहा है आज, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। क्योंकि आपका मन नहीं है ना काम करने का, इसलिए। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं पूरे मन से काम कर रही हूँ। निशा फिर से रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए पकोड़ों को फिर से सेक कर लाती है और उनको देती है। शीतल पकोड़ों को खाने के बाद बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। वैसे भी बहुत बेइज्जती कर ली आपने मेरी ननद के सामने। अरे दीदी रुक जाइए ना। वैशाली आप भी रुक जाइए ना। अरे क्या रुकूं? आपने जो खातिरदारी करके मेरा और मेरी ननद का मन खुश किया है ना, अब तो भगवान ही जाने कि मैं दोबारा कब आऊंगी। अरे दीदी जो भूल चूक हो गई है उसके लिए माफ कर दो मुझे, मगर ऐसे मत जाओ। अरे रहने दो, आप तो खुश होगी मन ही मन कि नहीं आएगी अब से। अच्छा दीदी मैंने आपके और वैशाली के लिए कुछ लिया है, आप लेते जाइए। निशा अंदर जाती है और अपनी अलमारी से दोनों के लिए कपड़े निकाल कर लाती है। निशा वैशाली को कपड़े देते हुए बोलती है, दीदी ये आपके और वैशाली के लिए है। ये सब करके ना ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है आपको। दीदी माँ जी जब जिंदा थी तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जब भी मेरी बेटी मायके आए उसे कभी खाली हाथ मत भेजना। बस माँ जी का कहा हुआ ही पूरा कर रही हूँ मैं।
हाँ हाँ ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। इस तरह शीतल अपनी नंद वैशाली के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। ऐसे ही अगली सुबह शीतल सुबह उठकर रसोई का काम करने लगती है। तभी वो वैशाली को आवाज लगाते हुए बोलती है, वैशाली जरा रसोई में आना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे वैशाली जरा आटा गूंद दो, मैं तब तक दूसरा काम कर लूँ। मैं और आटा गूंद दूं? आपकी ननद हूँ और आप मेरी भाभी, समझी? मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगी ये सारा काम, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? आप तो रहने ही दो, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, तो आपको ही अकेले सारा काम करना होगा। इतना बोलकर वैशाली घर से बाहर चली जाती है और शीतल अकेले ही सारे घर का काम करने लगती है। ऐसे ही शाम को जब वैशाली आती है तो वो अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी जरा एक गिलास शरबत लेकर आना मेरे लिए। शीतल उसके लिए शरबत लेकर जाती है और उसको देती है। वैशाली शरबत को पीने के बाद उससे बोलती है, ओफो भाभी, आपको शरबत बनाना भी नहीं आता क्या? शीतल को अपनी भाभी के साथ किया बर्ताव याद आता है, जिसके बाद वैशाली बोलती है, मुंह में जुबान नहीं है क्या? ऐसे ही शरबत बनता है? अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो खुद बना लो। आपसे ना यही उम्मीद थी मुझे। हाँ मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। क्यों भूल गई हो क्या कि मैं आपकी ननद हूँ और आप मेरी भाभी? और हाँ, मैं कोई आपकी दोस्त नहीं हूँ, याद रखना ये बात कि मैं आपकी ननद हूँ और आप मेरी भाभी हो। अब कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे, जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? समय आने पर ना खुद पता लग जाएगा आपको। अरे समय वमे गया भाड़ में, तुम अभी बताओ मुझे। पहले मेरे लिए पकोड़े बना कर लाओ, फिर बताती हूँ सारी बात। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लाती है और उसको पकोड़े देती है, जिसके बाद में वैशाली पकोड़ों को खाकर बोलती है, ओफो भाभी, आपको पकोड़े बनाने भी नहीं आते क्या? कैसे सेक कर लाई हो ये आधे कच्चे पक्के पकोड़े? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने इतने मेहनत से तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए, तारीफ करना तो दूर, ऊपर से तुम कमियां निकाल रही हो। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी भाभी के हर काम में कमी निकाल रही थी। अगर आप चाहती है ना कि मैं आपकी ननद नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहूं, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी भाभी की ननद नहीं दोस्त बनना होगा। वैशाली की बातें कहीं ना कहीं शीतल को एक सीख दे जाती है और शीतल की नजरें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो अपनी ननद से बोलती है, हाँ वैशाली, तुम सही कह रही हो। जब तक हम पर खुद नहीं बीतती, हमें पता नहीं चलता कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हाँ, मुझे तुम्हारी इन सारी बातों से सीख भी मिल गई है। अब से मैं अपनी भाभी के साथ भी एक दोस्त की तरह पेश आऊंगी। हाँ ये हुई ना बात। और इस तरह एक नंद को उसकी नंद ने सीख दी और अब से जब भी शीतल अपने मायके जाती तो अपनी भाभी से अच्छे से पेश आती। दिवाली के दिन निशा दीवार पर लड़ियां लगाने के लिए टेबल पर चढ़ती ही है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर उसकी माँ आमना जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाती है और उसकी नर्व्स चेक करके बोलती है, आप कल इसे मेरे क्लिनिक ले आना, अभी से आराम करने दो और मैं कुछ दवा दे देती हूँ। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन आमना और निशा दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं, जहाँ डॉक्टर निशा के काफी सारे टेस्ट करती है और कुछ घंटों के इंतजार के बाद निशा की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जिसको देखकर डॉक्टर बोलती है, अभी कंट्रोल करने पर इसकी बीमारी थम सकती है, लेकिन अगर ख्याल न रखा गया तो आगे परेशानी आप लोगों को ही होगी। क्या बीमारी है निशा को? निशा अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में जाती है, जहां उसे ढेर सारे पकवान और तरह तरह की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उसे गुलाब जामुन बेहद पसंद था, जिसे देखकर वो मन में बोलती है, इतने सारे गुलाब जामुन, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मन कर रहा है एक एक करके सारे खा जाऊं। हाय, काश मैं इन्हें पैक करवा के घर ले जाती, पर अफसोस। खैर कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पर हूँ पेट भर के गुलाब जामुन खाऊंगी। निशा जल्दी से प्लेट से 10-12 गुलाब जामुन उठाकर खाना शुरू कर देती है।
उसकी प्लेट में इतने सारे गुलाब जामुन देखकर उसकी फ्रेंड पिंकी उससे बोलती है, अरे भैंस है क्या जो पूरी बारात के गुलाब जामुन अकेले ही खा रही है? भैंस किसे बोल रही है तू? दिख नहीं रहा मैं गुलाब जामुन खाने में बिजी हूँ। वाह बेटा वाह, गुलाब जामुन आगे और फ्रेंड पीछे। लगता है तो गुलाब जामुन ही खाने आई है। और नहीं तो क्या, फेवरेट है मेरी। मैं तो अपने हिस्से के गुलाब जामुन निकाल ही लेती हूँ, नहीं तो तू तो मेरे लिए भी नहीं छोड़ेगी। पार्टी एंजॉय करके निशा घर जाकर अपनी माँ आमना से बातें करते हुए बोलती है, पता है माँ, आज मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन खाए, इतने कि आप सोच भी नहीं सकती। अरे इतना तो नहीं खा लिया ना कि कल तेरा पेट ही खराब हो जाए। कैसी बातें करती हो माँ? सही कह रही हूँ, तू गुलाब जामुन को देखकर जो हिसपिसाना मचाती है ना, मुझे अच्छे से पता है। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि गुलाब जामुन की दुकान खोल लूँ, जहाँ सिर्फ गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन होंगे। तू ना गुलाब जामुन का पेड़ लगवा ले, रोज नए नए गुलाब जामुन टपकेंगे और तू उन्हें खाती रही हो। माँ, आप मेरी हर बात का मजाक बना देती हो। तो क्या करूँ, तू ही घर में गुलाब जामुन की गाथा गा रही है। आप तो रहने ही दो बस। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन निशा और पिंकी बाजार से सामान ले रहे होते हैं। तभी निशा की नजर एक डब्बे पर जाती है जो कि गुलाब जामुन बनाने का पाउडर था। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिंकी को रोकते हुए वो उस दुकान से उसे खरीद लेती है और घर जाकर उसे ले जाकर सीधा किचन में भागती है, जहां आमना खाना बना रही होती है। आमना उसके हाथ में डब्बे को देखकर पूछती है, अब क्या लेकर आई है मेरी माँ? गुलाब जामुन। फिर से गुलाब जामुन? हे भगवान, कोई इसे सद्बुद्धि दो। माँ बना दो ना, प्लीज 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 प्लीज। मैं नहीं बना रही, खुद बना ले। आमना गुस्से से आंख दिखाती हुई वहाँ से चली जाती है और निशा अपने आप ही गुलाब जामुन की रेसिपी YouTube से देखकर बनाती है। कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिरकार निशा गुलाब जामुन बना ही लेती है, जिसके बाद वो उसे एक बॉल में डालकर अपनी माँ के पास ले जाती है और उनको टेस्ट करने की कहती है। आमना एक गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह में डालकर बोलती है, अरे वारी लाडो, मस्त बनाए हैं गुलाब जामुन। मुझे तो लगा मुझे किचन में वापस आना पड़ेगा। ना ना, आपकी बेटी किसी मास्टर शेफ से कम थोड़ी है। दुकान तो जरूर खुलेगी, वो भी गुलाब जामुन की। और दुकान का नाम होगा गुलाब जामुन की खेती, क्योंकि पेड़ तो मैंने लगा लिया है, अब तो बस गुलाब जामुन गिरने बाकी है। दोनों हंसने लगती हैं और कुछ ही दिनों में निशा और आमना मिलकर गुलाब जामुन की एक बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। थोड़े दिन बाद पिंकी का बर्थडे आता है और निशा उसे सरप्राइज देने के लिए गुलाब जामुन से बना केक लेकर जाती है, जिसे देखकर पिंकी खुश होकर बोलती है, ओह वाओ, इतना बड़ा गुलाब जामुन का केक खास तेरे लिए बनाया है। थैंक यू यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू मुझे गुलाब जामुन का सरप्राइज केक देगी। वो दोनों मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और गुलाब जामुन खाते हैं। थोड़ी देर बाद निशा अपने घर पहुंचकर थकान की वजह से सो जाती है। अगली सुबह वो रोज की तरह शॉप पर जाती है, लेकिन उसे ना जाने क्यों बार बार प्यास लगती है। ज्यादा पानी पीने की वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज कर देती है और एक दिन अचानक काम करते हुए चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, उई माँ, लग गई, मेरा हाथ कट गया। उसकी चीख सुनकर आमना उसके पास आती है और उसकी चोट देखकर वो जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उसकी चोट पर लगा खून साफ करके दवा लगाते हुए बोलती है, नलायक, जरा देख कर काम कर लिया कर। पता नहीं खुली आंखों से कौन सा सपना देखती रहती है जो ध्यान ही नहीं रहता तेरा। थोड़ी सी चोट है माँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और निशा की चोट ठीक होने के बजाय और बढ़ती जाती है और उसे दर्द होता है, लेकिन वो आमना को कुछ नहीं बताती। साथ ही धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लगता है, जबकि उसे पहले के मुताबिक अब ज्यादा भूख लगने लगी थी। जब कभी दुकान में से उसे भूख लगती तो वो जल्दी से गुलाब जामुन निकालती और खा लेती, पर कुछ घंटों बाद उसे फिर से भूख लगने लगती और अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देखकर वो बहुत परेशान रहने लगी थी। और एक दिन
वो अपनी दोस्त पिंकी को इस बारे में बताते हुए बोलती है। यार समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? यार भूख इतनी ज्यादा लगती है और गला भी हर वक्त सूखता ही रहता है मेरा। अरे तो क्या हुआ? मुझसे कंट्रोल नहीं होता यार, गुस्सा भी बहुत आता है। तो चुपचाप खाना खा लिया करना। और एक ये मेरे चोट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और गहरी होती जा रही है। तूने डॉक्टर को दिखाया? नहीं यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है, दुकान में बहुत सारा काम है। तू पागल है क्या? जब चोट ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, इसे मेरे पास क्यों लेकर आई है? चल तू कहती है तो मैं कल ही चली जाती हूँ। कल नहीं, तू अभी जा। पिंकी की बातों को सुनकर उसे थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन घर आने पर वो दोबारा भूल जाती है। दिवाली की वजह से निशा की गुलाब जामुन की दुकान का काम बढ़ चुका था और उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो अपनी भूख, प्यास, दर्द सब भूलकर काम करने में लगी रहती थी। दिवाली के दिन घर की सजावट करने के लिए वो आमना की मदद करती है। निशा लाइटें लगाने के लिए टेबल पर चढ़ी होती है, लेकिन वो अचानक ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसकी माँ आमना जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आती है और उसके नर्व्स चेक करते हुए बोलती है, आप कल इसे मेरे क्लिनिक ले आना, अभी इसे आराम करने दो और मैं कुछ दवा दे देती हूँ। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन आमना और निशा दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं, जहाँ डॉक्टर निशा के काफी सारे टेस्ट करती है और कुछ घंटों के इंतजार के बाद निशा की टेस्ट रिपोर्ट आती है, जिनको देखकर डॉक्टर बोलती है, कंट्रोल करने पर इसकी बीमारी थम सकती है, लेकिन अगर ख्याल न रखा गया तो आगे परेशानी आप लोगों को ही होगी। क्या बीमारी है निशा को? इसे डायबिटीज है और इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए निशा को रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। मतलब मेरी बहू ठीक नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है, जब किडनी में ग्लूकोज जमा होने लगता है तब ये परेशानी आती है। मतलब आपकी बेटी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद होगा और उसे भूख भी ज्यादा लगती होगी। वो भरपेट खाती तो होगी, लेकिन उसका वजन घटता ही रहता है। ये सभी सिम्टम्स आप पहले से ही देख रही होंगी। जी डॉक्टर। और तो और उसके का घाव भी काफी समय से भरा नहीं होगा। हाँ डॉक्टर। ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं, जिसको आप दोनों ने इग्नोर किया था, लेकिन अब बहुत ध्यान रखना होगा आपको निशा का। और हाँ, मीठे से उसे दूर ही रखना। आमना डॉक्टर की बातों को मानते हुए निशा का ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में निशा की चोट वापस ठीक होने लगती है। शोभा अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अपनी बहू रिंकी को घर से धक्के देकर बाहर करते हुए बोलती है, निकल यहाँ से, बीमारियों का अड्डा बना रखा है तूने मेरे घर को, गंदी कहीं की। ऐसा मत कीजिए माँ जी, आर्यन जी आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अरे तेरे जैसी खुज्जाओं से छुटकारा पाकर वो भी खुश होगा, बाकी मैं उसको समझा दूंगी। तू निकल यहाँ से। माँ जी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी के चलते शोभा अपनी बहू को निकाल रही है, जानने के लिए चलिए थोड़े समय पीछे चलते हैं। रिंकी एक साधारण से परिवार की आम सी लड़की थी, लेकिन उसका दिन दवाइयों से शुरू होकर दवाइयों पर ही खत्म होता था। हर छोटी छोटी चीजों के लिए वो दवाइयों का सहारा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो अपनी मेडिसिन ढूंढते हुए अपनी माँ उषा से बोलती है, माँ, ओ माँ, मेरे सर दर्द की मेडिसिन कहाँ रखी है? अरे क्यों चिल्ला रही है? और ये क्या, हर वक्त ये दवाई वो दवाई खाती रहती है जब देखो। इतनी दवाई नहीं खानी चाहिए, सर ही तो दर्द है, तेल लगा ले, ठीक हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि अब मैं तेल लगाऊं। मेरी दवाइयों का डब्बा बता दो, मैं उसे खा लूंगी। अंदर वाली अलमारी में पड़ा है, जाकर ले ले। रिंकी अपनी दवाइयों का डब्बा लेकर उसमें से सर दर्द की दवा निकालकर खा लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय में उषा को अपनी बेटी रिंकी के लिए एक आर्यन नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद में देख दिखाई करके दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब ठीक चल रहा होता है। रिंकी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, लेकिन एक दिन रिंकी की सास शोभा उसको आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा मेरा सर दबा दे। अरे माँ जी, मेरे पास सर दर्द की दवा है, आप वो खा लीजिए। नहीं, तू मेरा सर दबा नहीं सकती क्या? हाँ माँ जी, दबा सकती हूँ,
वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि आपका सर दर्द जल्दी ठीक हो जाए। सर दबाने से भी ठीक हो जाएगा मेरा सर दर्द। तू तेल लगाकर दबा दे। रिंकी अपनी सास का सर दबाने के बाद अपने बाकी के कामों में लग जाती है। उसको हाथों पैरों पर हल्की हल्की खुजली होने लगती है और शाम को जब सब खाना खा लेते हैं तो वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी आर्यन रिंकी से बोलता है, अरे यार रिंकी, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध दे देना सोने से पहले, सुबह तक थकान उतर जाएगी। अरे बदन दर्द की दवाई है मेरे पास, वो खा लो। मुझे छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ खाने का शौक नहीं है, तुम दूध ही दे देना। ठीक है जी, लाती हूँ। और ये तुम बार बार खुजली क्यों कर रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, इचिंग हो रही है। मेरे पास दवाई है, वो लेकर खा लूंगी। ऐसी कोई चीज है जिसकी दवाई तुम्हारे पास ना हो? अरे यार छोड़ो आप, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। रिंकी हाथ पर खुजाते खुजाते रसोई में दूध लेने चली जाती है और फिर दूध लाकर आर्यन को देने के बाद खुद खुजली की दवा खाकर सो जाती है। अगली सुबह उसके हाथ के साथ साथ उसके पैरों पर भी खुजली होने लगती है और लाल लाल दाने भी हो जाते हैं। वो अपनी इस खाज को छुपाते हुए पूरे घर का काम करती है, लेकिन शाम होने तक रिंकी का पूरा शरीर खुजली के कारण सूज जाता है। जिसके बाद वो शॉल ओढ़कर अपने कमरे से बाहर आती है और भरी गर्मी में भी उसे शॉल ओढ़ा देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, तूने इस भरी गर्मी में ये शॉल क्यों ओढ़ रखी है? वो माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। अरे तो तेरे दवाइयों के बॉक्स में कोई दवाई नहीं है क्या जो तुझे ठीक कर दे? माँ जी दवाई ली है, जल्दी आराम हो जाएगा। शोभा अपनी बहू से बातें कर रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन मधु आती है, जो आकर बोलती है, अरे शोभा बहन, कहाँ खोई रहती हो? आजकल दिखती ही नहीं हो। अरे मधु बहन, आओ आओ। अरे कहीं गायब नहीं हुई, बस आजकल घर में ही रहने का मन करता है, कहीं बाहर आने जाने का मन ही नहीं करता। हाँ वो तो है। अच्छा ये रिंकी बहू को क्या हो गया? शॉल ओढ़े क्यों खड़ी है? अरे उसकी तबीयत खराब है। अच्छा बहू, चाय बना पाएगी या मैं बना लूं? नहीं नहीं माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। रिंकी रसोई में चाय बनाने जाती है, जहाँ वो काम करते करते खुद से बोलती है, पता नहीं मेरी दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन माँ जी को पता लगाना कि मुझे ये खुजली की बीमारी हो गई तो वो मुझे घर से निकाल ही देंगी। रिंकी चाय बनाकर बाहर लाती है और वो जैसे ही कप टेबल पर रखने के लिए झुकती है तो उसकी शॉल फिसल जाती है, जिसके कारण मधु और शोभा को उसके शरीर पर हुए दाग और सूजन दिखाई देती है। ये देखकर मधु दूर होते हुए बोलती है, हाय हाय शोभा बहन, तुम्हारी बहू को क्या हो गया? कोई छूत की बीमारी हुई है क्या? अरे ये क्या हुआ तेरे पूरे शरीर पर? ये दाने कैसे हुए बता? माँ जी वो बकरी की तरह मैं ही करती जाएगी या आगे भी कुछ बोलेगी? माँ जी मुझे लगता है स्किन इन्फेक्शन हो गया है। मैंने दवाई खाई थी पर लगता है फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे झूठ बोल रही है ये शोभा बहन, इसको खुजली हुई है, वो भी कुत्तों वाली खुजली। ये तो फैलती है, दूर हो जाओ इससे। क्या? शोभा और मधु रिंकी से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद मधु तो डर के मारे अपने घर निकल लेती है, लेकिन रिंकी शोभा को समझाने उसके पास जा रही होती है। तभी शोभा बोलती है, दूर रह खुजली की दुकान और मेरे पास भी मत आइयो। माँ जी ऐसे मुझसे दूर मत भागो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास भी मत आइयो और अपने कमरे में जा। रिंकी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शोभा पूरे घर को सैनिटाइज करती है और तो और अपने हाथ में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क लगा लेती है। कुछ देर में उसके हाथों पर खुजली होने लगती है। ये देखकर वो बोलती है, हाय राम, मेरे हाथ में भी खुजली होने लगी। मधु ने सही कहा था, ये बीमारी छूत की है। मैं अब और इस बीमारी की दुकान को अपने घर में नहीं रखूंगी। शोभा अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अपनी बहू रिंकी को घर से धक्के देकर बाहर निकालते हुए बोलती है, निकल यहाँ से, बीमारियों का अड्डा बना रखा है तूने मेरे घर को, गंदी कहीं की। ऐसा मत करो माँ जी, आर्यन जी आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अरे तेरे जैसी खुजैल से छुटकारा पाकर तो वो भी खुश होगा, बाकी तो मैं उसे खुद समझा दूंगी। तू निकल यहाँ से। माँ जी नहीं, ऐसा मत करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे तुझे खुजली के अलावा पता नहीं किस किस तरह की बीमारियां हैं। मैंने कई बार तुझे दवाइयां खाते हुए देखा है। हमारे भाग ही फूट गए। लोगों के घरों में गुणों से धनी बहू आती है और हमें बीमारी और खुजली से भरी बहू मिली है।
चली जाए यहाँ से, दिख मत जाइयो। रिंकी आंखों में आंसू और शरीर पर खुजली लिए घर से दूर जाने लगती है। तभी आर्यन घर आते हुए रिंकी को देख लेता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, अरे रिंकी, यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हुआ? पूरे शरीर पर ये दाने कैसे? आर्यन जी, आप मुझसे दूर ही रहिए, वरना आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। माँ जी ने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है। अब अगर आपको भी ये खुजली की बीमारी लग गई तो वो मुझे इस शहर से ही निकाल देंगी। हुआ क्या, ये तो बताओ। रिंकी आर्यन को सारा सच बताती है, जिसको जानने के बाद आर्यन रिंकी को घर ले जाने से पहले एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर रिंकी को चेक करके बताते हैं कि उसकी दवाइयां खाने की आदत के कारण उसे ये इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर रिंकी को दवाइयों से दूर रहने की सलाह देते हैं और एक ट्यूब देते हैं, जिसको लेकर आर्यन और रिंकी घर आते हैं, जहां उन दोनों को साथ आता देखकर शोभा बोलती है, अरे कुलक्षणी कलमुही, मेरे बेटे से दूर हट, उसको भी अपने जैसा खुजैल बना देगी। बीमारियों की दुकान, मेरे बेटे से दूर हो जा। बस माँ, ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? और रिंकी को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है, बस स्किन इन्फेक्शन हुआ है जो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शोभा थोड़ा शांत होकर बोलती है, ऐसा है तो जब तक इसका ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसे जो भी चाहिए इसको वही मिल जाएगा, पर ये अपने कमरे से बाहर ना आए। ठीक है माँ जी, जब तक मैं ठीक नहीं होती कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। डॉक्टर की दी हुई ट्यूब का इस्तेमाल करके रिंकी को खुजली से धीरे धीरे छुटकारा मिलता है, जिसके कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक होने लगती है और कसम खाती है कि अब छोटी छोटी बातों के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेगी। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की, जिसका नाम था शालिनी, जो कि एक बहुत ही फूडी किस्म की लड़की थी, जिसको नई नई जगह पर जाकर अलग अलग तरीके का स्ट्रीट फूड खाना बहुत ही पसंद था। पर सबसे ज्यादा जो चीज उसे खाने में पसंद थी वो था बर्गर, फिर चाहे वो नॉनवेज हो या फिर वेज। लेकिन शालिनी को तो बस बर्गर ही खाने से मतलब था। वो हमेशा ही किसी न किसी बहाने से अपनी माँ सावित्री और पिता महेश से पैसे लेती और जमकर बर्गर खाती। उसके माता पिता अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन, अरे कुछ होश है तुझे? कितना टाइम हो गया है, कोई शर्म लिहाज है? पड़ी हुई है? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस बर्गर खा रही थी। हे भगवान, इसका बर्गर! अरे सुनती क्यों नहीं है? मत खाया कर बर्गर, एक दिन बहुत पछताएगी। हाँ क्या मम्मी, घर आते नहीं हो, सुनाना पहले शुरू कर देती हैं आप। कोई काम नहीं है क्या आपके पास? अरे तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? सारा दिन मटर गश्ती करती रहती है और बर्गर खाती रहती है। अरे कुछ आता है इसके सिवा तुझे? तेरी उम्र में मैं थी तो पता नहीं क्या क्या कर लेती थी। माँ बस करो ना, कितना सुनाती हो यार आप, थकते नहीं हो क्या? ये लो, नाराज मत हो, बर्गर खाओ और भूल जाओ। कचरे के डिब्बे में डाल दे इस मोए बर्गर को, इसी ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। दबाओ यहाँ से। माँ को क्या पता तुम्हारा टेस्ट कितना अच्छा है। चलो कमरे में जाकर आराम से बर्गर खाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी की बर्गर खाने की लत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो अपना खाना पीना भूलकर बस बर्गर ही खाया करती थी और किसी को ना पता चले इसके लिए वो ज्यादातर अपने कमरे में छुपकर ही ऐसा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ सावित्री देवी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपनी शालिनी की शादी करवा दे। हो सकता है जिम्मेदारियाँ सर पर आए तो ये खुद ही समझ जाए सारी चीजों को। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी के घर एक दिन उसकी बुआ विभा आती है। वो एक शुभम नाम के लड़के का रिश्ता उसके लिए लेकर आती है। शुभम शालिनी के मुकाबले एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था, जो कि दिल्ली की एक कंपनी में सीए का जॉब करता था। सभी घर वाले शुभम को बहुत पसंद कर लेते हैं और वो उनके परिवार से मिलने और रिश्ता पक्का करने के लिए उन्हें अपने घर बुलाते हैं।
अरे बहन जी, जरा लड़की को तो बुलाओ। जी जरूर, बस आ ही रही है हमारी बिटिया। तभी शालिनी वहाँ हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है और आकर सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती है। शुभम शालिनी को पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी की शादी का दिन आ जाता है। वो अपने कमरे में तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे भूख लग जाती है और वो खिड़की से कूदकर किसी को भी बिना बताए बर्गर खाने चली जाती है। वहीं बाहर नाचती गाती बारात दरवाजे पर आ खड़ी होती है और पंडित जी फेरों की तैयारी करते हैं। शालिनी के माता पिता उसे फेरों के लिए लेने उसके कमरे में जाते हैं और अपनी बेटी को कमरे में ना देखकर उन दोनों के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो लोग उसे फोन करने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो अपना फोन तो कमरे में ही भूल जाती है। तभी शालिनी हाथों में बर्गर पकड़े कमरे की खिड़की से कूदकर अंदर आ जाती है। सावित्री उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे खींचकर शादी के मंडप तक ले जाती है और शालिनी की शादी शुभम के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है पर शालिनी की बर्गर खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज क्या बना रही है खाने में? माँ जी, मैंने आज आप सबके लिए बर्गर बनाए हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे काहे की खुशबू, कब से इंतजार कर रही हूँ खाने का, अब तक आई नहीं। माँ जी गुस्सा मत होइए, ये लीजिए गर्मा गर्म बर्गर विद रेड सॉस। वाह क्या बात है, बड़ा टेस्टी बर्गर है, मजा ही आ गया आज तो। क्या हुआ माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छे हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शालिनी आए दिन खाने में नए नए तरीके के बर्गर बनाती रहती। कभी चीज बर्गर तो कभी मैक आलू टिक्की बर्गर तो कभी नॉन वेज बर्गर। उसकी सास आरती को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आए दिन शालिनी की इस आदत के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाती रहती पर शालिनी को तो किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता था और वो किसी की बात सुनती ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक रात करीब 2:30 बजे शालिनी और शुभम जब अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो अचानक से शालिनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। शुभम, शुभम प्लीज प्लीज जल्दी उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अरे अरे क्या हुआ शालिनी, तुम रो क्यों रही हो? शुभम, शुभम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। क्या हुआ, अचानक पेट में दर्द? सब ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी सच में। बहू ले और बर्गर खा ले, पेट दर्द सही हो जाएगा तेरा। माँ जी, यहाँ मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूँ और आपको अभी भी ताने देने की पड़ी है। आप तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊँ। शुभम जल्दी से शालिनी को हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर शालिनी का इलाज करते हैं। उसके काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से शालिनी के लिवर में सूजन आ गई है और साथ ही उसका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई हो गया है। डॉक्टर शालिनी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं जहां शुभम शालिनी की दिन रात सेवा करता है और ये सब कुछ देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मिस्टर शुभम, अब आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं और अब से उनको बस घर का बना ही खाना दीजिएगा। इनका लिवर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। शुभम और शालिनी दोनों ही हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने हमेशा मेरा भला चाहा, हमेशा मुझे जंक फूड खाने से रोका।
मगर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, अंत भला तो दिख जाती है कला, और तू ठहरी मेरे घर की कलावती। जब इंसान को ठोकर लगती है ना तो उसको अकल आ ही जाती है। हाँ, इस तरह शालिनी को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करना हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और अब शालिनी अपनी जंक फूड खाने की आदत को हमेशा के लिए त्याग देती है और साथ ही घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना शुरू कर देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीनू एक गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। उसकी शादी गौतम नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अमीर घर का बेटा था। ससुराल में उसकी जेठानी महिमा, जो कि बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहना करती थी और दिल खोलकर पैसे खर्च किया करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीनू अपने पति का पैसा हमेशा ही बचा कर रखती थी और कंजूसी के कारण अपने लिए सस्ते कपड़े ही खरीदा करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बाजार जाती हैं, जहां वो एक दुकान में साड़ियां देखती हैं। अरे भैया, जरा वो वाली साड़ी दिखाना। हाँ हाँ, वो लाल वाली। ये मैडम जी 1200 की साड़ी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, थोड़ी महंगी साड़ी दिखाओ ना, जो खूब टिके। ये सस्ती सी तो 2 दिन में खराब हो जाती है। अरे भैया, एक काम कीजिए, ये साड़ी आप मुझे दे दीजिए। अरे छोटी, तू क्या ये सस्ती सी साड़ी खरीद रही है? रुक, मैं तुझे कोई बढ़िया सी साड़ी दिखवाती हूँ। ये तो साल भर भी न चलेगी, अभी खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। बहन जी, आपकी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। महंगी साड़ी लीजिए, खूब चलेगी। अरे बस बस भैया, मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ। आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम सारा पैसा बस कपड़ों में बर्बाद कर दें। देख, पैसे की कोई दिक्कत हो तो तू मुझे बता देना, पर साड़ी एकदम टिकाऊ लेना। अरे दीदी, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये साड़ी सस्ती है और मेरे पैसे भी बच जाएंगे ना। ठीक है, तेरी मर्जी। भैया, मुझे तो वो 5000 वाली साड़ी दे दो, अच्छी सी टिकाऊ। इस तरह वो दोनों अपने लिए साड़ियाँ खरीद लेती हैं। कुछ ही दिनों बाद मीनू की लाई हुई साड़ी धोने के बाद खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपने लिए एक और सस्ती साड़ी खरीद लाती है, लेकिन वो फिर से खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की साड़ी अब भी बिल्कुल यूं की यूं ही होती है और वो वही साड़ी पहनकर आ जाती है मीनू के पास और उससे कहती है, देख, मैंने तुझे उस दिन ही समझाया था कि महंगी साड़ी ले ले, वो ज्यादा दिन चलेगी, पर तूने तो मेरी बात नहीं मानी और अपना सारा पैसा डुबा लिया इस सस्ती साड़ी में। दीदी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर मैं महंगी साड़ी लूंगी तो उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे ना। इससे तो अच्छा है कि मैं सस्ती सी साड़ी खरीद लूं, जिससे मेरे पैसे भी बच जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। अरे मीनू, पैसे ऐसे नहीं बचते। तू सस्ती चीज लेगी, वो 2 दिन नहीं चलेगी, तू फिर से नहीं लेगी, वो फिर से खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तो एक बार में तू महंगी चीज खरीद ले, जो ज्यादा दिन तक चले और तेरा रोज रोज खर्चा भी ना हो। अरे दीदी, आपको नहीं पता, सस्ती साड़ी खरीदने से ना पैसे बच जाते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तू 4 महीने तक सस्ती साड़ी खरीदती रह और उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार करना। फिर देखते हैं कि कितना खर्चा बैठता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन मेरी बात सच है तो बात पक्की रही। इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह वो दोनों मिलकर अपने लिए एक एक और साड़ी ले आती हैं। मीनू अपने लिए एक सस्ती साड़ी लेती है और महिमा अपने लिए महंगी। दोनों साड़ियाँ खरीदने के बाद एक डाटा बनाना शुरू कर देती है। वो रोजाना उस साड़ी को पहनती, लेकिन एक हफ्ते बाद मीनू की साड़ी जो है वो फट जाती है और उसे बाजार से जाकर दोबारा नई साड़ी लानी पड़ती है।
तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की महंगी साड़ी अब भी बहुत ही अच्छे से चलती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। बाद में रिजल्ट का दिन आ जाता है। अरे मीनू, ला दिखा तो मुझे अपनी साड़ियों की लिस्ट, मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ। ये लीजिए दीदी। थोड़ी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद महिमा को ये पता चलता है कि उसकी साड़ी तो महंगी पड़ गई है और मीनू की 4 सस्ती साड़ियाँ खरीदने के बावजूद भी महिमा की साड़ी महंगी थी। अरे वाह मीनू, तू तो जीत गई। मैंने मान ही लिया कि सस्ती साड़ी में ही बचत है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था और अब देखो मैं भी वही सस्ती साड़ी पहन रही हूँ। हाँ मीनू, चलो बढ़िया बात है, अब से मैं भी सस्ती साड़ी पहनूंगी। मैं क्यों इतने पैसे बर्बाद करूं? अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि आपको तो महंगी साड़ी पहनना पसंद है ना। कोई नहीं, अब मुझे भी सस्ती साड़ी पसंद है। कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? अरे नहीं दीदी, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मीनू परेशान और घबराई हुई थी, इसलिए क्योंकि उसने झूठ कहा था। वो 4 महीने में 8 साड़ियाँ खरीद चुकी थी और उसने सिर्फ 6 साड़ियों का ही डाटा बनाया था और अपनी जेठानी को दिखाया था। वक्त बीतता जाता है। अब महिमा अपने लिए महंगी साड़ी छोड़कर सस्ती साड़ियाँ खरीदना शुरू कर देती है और उसका डाटा बनाकर रोजाना रखती है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और उसे पता चलता है कि साड़ियों का बजट बहुत ज्यादा हो गया है और वो तुरंत मीनू के पास जाकर सारी बात बताती है। अरे मीनू, जरा देख तो, मैंने 4 महीने का साड़ियों का डाटा बनाया है, लेकिन मेरी साड़ियाँ तो तेरी साड़ी से महंगी पड़ रही है यार। दीदी, मुझे लगता है वो जरूरत से ज्यादा ही सस्ती साड़ी थी, इसीलिए ऐसा हो गया। अरे नहीं मीनू, मैं बिल्कुल तेरी लिस्ट के हिसाब से ये साड़ियाँ लेकर आई थी जहाँ से तूने खरीदी थी और सेम टू सेम वही प्राइस दिया था, लेकिन फिर भी मेरी 2 साड़ी एक्स्ट्रा आई है। दीदी, मुझे क्या पता ऐसा क्यों हुआ। आप इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हैं? आपको तो वैसे भी महंगी साड़ियाँ पसंद है ना। मीनू, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना, जल्दी से सच बता दे। दीदी, मैंने आपसे झूठ बोला था। असल में तो मैंने 8 साड़ियाँ खरीदी थी और मेरा बजट भी बहुत ज्यादा बन गया था। मेरा शर्मिंदगी से आपके सामने सर ना झुक जाए, इसीलिए मैंने ये सब किया। मीनू, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। देख, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, पहले मैं भी तेरी तरह सस्ती साड़ी पहनती थी, लेकिन जब मुझे इनका अंजाम पता चला तो मैंने अपनी सूझबूझ से महंगे कपड़े लेने शुरू कर दिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं समझ गई हूँ कि बार बार किए जाने वाले खर्चे से तो एक बार का किया हुआ खर्चा ज्यादा सफल है और मैं अब से सस्ती साड़ी नहीं पहनूंगी। दूर खड़े हुए मीनू के पति और उनके बड़े भाई ये सारी बातें सुन लेते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं, हाँ मीनू, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। आखिरकार हम कमाते तुम्हारे लिए ही तो हैं, तुम जितना चाहो उतना खर्च करो। हाँ देवर जी, अब तो ये समझ ही गई है, अब तो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ दीदी, बिल्कुल। अरे बल्कि मुझे तो लगता है ना कि अब मुझे इनका सारा बैंक खाली कर देना चाहिए। कुछ ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं मेरे प्यारे पति के पास। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मीनू को ये अच्छे से समझ आ जाता है कि बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा है कि एक बार ही पैसा ज्यादा खर्च कर लिया जाए, वही सफल रहता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। इस तरह मीनू और महिमा दोनों ही बहुत अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ती साड़ी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ती साड़ियाँ खरीदती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।